हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 मॉडल प्रश्न पत्र विषय विज्ञान कक्षा 8 का पूर्णतया बोर्ड पैटर्न पर आधारित RSCERT द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र है, जिसको हम अब हल करवाने वाले हैं। सभी विद्यार्थी इसको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो आपको पेपर में मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं पेपर की। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर कक्षा 8 विषय विज्ञान। समय है यहाँ 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक है 80 नंबर का। खंड ए में आपके लिए प्रश्न 1, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर, सही उत्तर उसके सामने कोष्टक में लिखिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, खरीफ की फसल है, तो यहाँ जो खरीफ की फसल है वो हो जाएगी मक्का, ये सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मलेरिया रोग का वाहक है, तो मलेरिया रोग का वाहक यहाँ आ जाएगा मादा एनोफिलिस मच्छर। तीसरा है, संश्लेषित रेशा है, तो संश्लेषित रेशा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, कपास भी प्राकृतिक है, ऊन भी प्राकृतिक है, रेशम भी प्राकृतिक है, तो केवल नायलॉन है वो संश्लेषित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीट पीट कर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ जो धातुओं का मुख्य गुण है वो तन्यता होता है और उसी के ऊपर आधारित ये प्रश्न है। तो यहाँ जो चांदी है उसके तार बनाए जा सकते हैं और उसको पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, समाप्त होने वाला संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, वह प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जो पेट्रोलियम दिया गया है वो समाप्त हो सकता है। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का कारण है, तो यहाँ वनोन्मूलन का कारण देख लीजिए, कृषि के लिए वनों को काटना ये भी है, ईंधन के रूप में लकड़ी को जलाना ये भी है, दावानल और विकसन सूखा, तो ये तीनों के तीनों यहाँ उपरोक्त सभी उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन जो होता है वो मादा के शरीर के भीतर होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो कौन सा मिलेगा, मादा के शरीर के बाहर ये नहीं होगा, नर के शरीर के बाहर ये भी नहीं होगा, नर के शरीर में नहीं होगा, तो मादा के शरीर में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संकटापन्न वन्य जंतु है, तो यहाँ संकटापन्न वन्य जंतु अपना बाघ आ जाएगा। उसके बाद में मशीनों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो मशीनों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि घर्षण को वो कम कर सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य ध्वनि की न्यूनतम आवृत्ति होगी। तो यहाँ देखिए, सबसे कम आवृत्ति, इसका मतलब आवृत्ति जो ये है ये अधिक, तो तीव्रता इसकी जो पतलापन है वो अधिक होगा, तो यहाँ जो छोटा लड़का है उसकी आवृत्ति बिल्कुल कम हो जाएगी। आंसर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक यहाँ आ जाएगा लोहा। लकड़ी और प्लास्टिक विद्युत के कुचालक हैं। और ये जो उपरोक्त सभी दे रखा है ये कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है ताकि बच्चे उपरोक्त सभी लगाएं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़
ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा है वो धनावेशित हो जाता है। यहाँ पर जो आंसर डी का है सही हो जाएगा। अगला है भूकंप आने का कारण है, तो भूकंप आता है पृथ्वी की जो प्लेटों की गतियां हैं उसके कारण भूकंप आता है। आगे प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ लाल ग्रह है अपना मंगल ग्रह। रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है, तो ये जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाहक क्षमता कम कर देती है रुधिर में। प्रश्न नंबर 2 देखिए, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा सुविधा कर दी है बच्चों के लिए। ऊपर शब्द दे रखे हैं, उनमें से छांट के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ आ जाएगा, फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये आ जाएगा। दूसरा है, टाइफाइड होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण अपनी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण आ जाएगी अपनी जो बेकेलाइट है। धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। पेट्रोलियम है वो जीवाश्म ईंधन है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से मौसम परिवर्तन होने के कारण पलायन करके आते हैं। टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, यहाँ कायांतरण कहलाता है। जूते के जो तले हैं वो घर्षण के कारण घिस जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे प्रश्न आप करोगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, यदि कथन सही है तो T और यदि कथन गलत है तो F लगाइए। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, तो ये गलत बात है, ये F आ जाएगा यहाँ। सहजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये भी गलत बात है, प्रतिकर्षित करते हैं। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, तो ये भी गलत बात है। आसूत जल में विद्युत धारा का चालन होता है, ये भी गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, ये सही है, यहाँ T आ जाएगा। लोहे में संचारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, सही बात है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे आप भर लेना। अगला प्रश्न यहाँ है, कॉलम A को कॉलम B से मिलान करो। सबसे पहले कॉलम A में जो दे रखा है रबी की फसल, एक प्रोटोजोआ, कपास, डीजल, अंडाणु। तो यहाँ सबसे पहले जो अंडाणु है वो कहाँ उत्पादित होते हैं, अंडाशय में। उसके बाद में कपास जो है वो एक प्राकृतिक रेशा है। उसके बाद में जो एक प्रोटोजोआ है वो एक मलेरिया का कारक है, तो ये देखिए। और रबी की जो फसल है वो गेहूं है, चना है। और डीजल से क्या चलेगा, डीजल एक मोटर ईंधन है। तो यहाँ आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये सही मिलान हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा खाद मिलाई जाती है। दूसरा है, कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये आ जाएगा पाउडर का उपयोग किया जाता है।
एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए। तो देखिए ध्वनि प्रदूषक का नाम बहुत सारे हैं, जैसे मान लो यातायात है, और कल कारखानों की आवाज़ है, उड़ता हुआ एरोप्लेन है, ये सारे के सारे इनमें से आप एक लिख दोगे। विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए। तो विद्युत का एक कुचालक पदार्थ यहाँ होता है सूखी लकड़ी है, विद्युत की कुचालक होती है, प्लास्टिक है वो कुचालक होती है। उसके बाद में विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, वो विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी होती है। पार्ट बी में आ जाते हैं। छात्रों, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करते जाएं, और प्रश्न यदि समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन आपको करके बता सकूं नेक्स्ट वीडियो में। चाहे तो आप प्रश्न टाइप भी कर सकते हैं। जो ब पार्ट है वो शुरुआत करते हैं उसकी। आप गर्मियों के लिए सूती या रेशमी वस्त्र में से किस रेशे से बने वस्त्र खरीदोगे? तो इसका उत्तर आ जाएगा कि हम गर्मियों में सूती जो रेशे से बने हैं वो खरीदेंगे, क्योंकि जो सूती कपड़े हैं, सूती वस्त्र हैं, वो पसीने को जल्दी से सोख लेते हैं और ठंडे रहते हैं, उनमें पसीना कम आता है। ये सारे के सारे यहाँ आंसर आ जाएंगे। अगला है धातु और अधातु में अंतर बताइए। तो देखिए धातु है वो होती है तन्ने, दूसरी चमक होती है धातु में, तीसरी होती है आघात वर्धनीय। यहाँ देखिए तन्ने की जगह अधातु हो जाएगी भंगूर। इनमें चमक होती है तो ये हो जाएगी चमक रहित, और ये आघात वर्धनीय होती है तो ये एक तरीके से क्षीण प्रवृत्ति की होती है, भंगूर प्रवृत्ति की, जो मैंने ऊपर बताया। तो ये आप 3 गुण लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 12 देखिए, संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना कठिन हो गया आसान? आपके उत्तर का कारण भी बताइए। तो छात्रों यहाँ जो है घर्षण से संबंधित बात पूछी गई है। संगमरमर की जो फर्श है उसके ऊपर जब हम साबुन की बाल्टी को बिखेर देंगे तो उसमें जो घर्षण बल है वो चिकना हो जाएगा फर्श, और चिकनाई युक्त जो फर्श होता है, सतह होती है, उसमें घर्षण बल कम लगता है, तो उस पर चलना हमारा कठिन हो जाएगा। और इसका उत्तर जो है कि घर्षण बल है वो कम हो जाएगा, जिससे हम चल नहीं पाएंगे। 13वां प्रश्न है, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों कर दी जाती है? तो यहाँ जो विद्युत आपूर्ति है वो इसलिए बंद कर दी जाती है कि जो पानी होता है, सामान्य पानी, वो विद्युत का सुचालक होता है। तो यदि आग लगती रहेगी और उसमें विद्युत ऑन रहेगी तो यहाँ पर जो करंट है वो प्रवाहित होने की संभावना है, ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। इसलिए पहले जो लाइट है उसका स्विच ऑफ कर दिया जाता है, उसके बाद में जो आग है वो बुझाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ भूकंप से बचने के लिए आप क्या करोगे? तो ये प्रश्न दिखाने के लिए हम आपको बुक में ले चलते हैं। तो यहाँ तो आप देख पा रहे हैं कि भूकंप से बचाव हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो भूकंप से बचाव के लिए सबसे पहले तो जो भवन होता है उसके लिए कोई अच्छे आर्किटेक्ट से हमको सुलह करनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। उसके बाद में मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जैसे आप घर में हो तो कौन कौन से काम करें, यदि घर के बाहर हो तो कौन कौन से करें। तो किसी मेज़ के नीचे आश्रय ले ले, झटके के रुकने का इंतज़ार करें, ऐसी ऊंची और भारी वस्तु से दूर रहे जो आपके ऊपर गिर सकती है। और अगला है सिर के ऊपर बिस्तर से, यदि आप बिस्तर है
पे हैं तो आप उठे नहीं, सिर का तकिए से बचाव आप कर लें। दूसरा है, यदि आप घर से बाहर हो तो भवन वृक्षों के ऊपर जाते हुए लाइनों से दूर रहें। खुले स्थान को खोजें, धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार या बस में हो तो बाहर न निकले। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान की तरफ चले और भूस्पंदन समाप्त होने तक ही से पहले बाहर न निकले। तो ये आप लिख सकते हो। 26 नंबर का प्रश्न है कि सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। सौर परिवार का नामांकित चित्र यहाँ हमारे पास दिखाया गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो सौर परिवार है वो दिखाया गया है। बीच में सूर्य है, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह पट्टिका आ जाती है, फिर बृहस्पति आ जाता है। इस तरीके से ये जो चित्र है ये सौर परिवार को प्रदर्शित करता है। तो इसके बारे में आप लिख भी दोगे और इसका डायग्राम भी आप आराम से बना पाओगे। अगला प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में प्रयोग करने से क्या लाभ है। तो यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि जो सीएनजी होती है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएनजी के प्लस पॉइंट की। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि जो सीएनजी होती है वो एक तरीके से हल्की होती है और एलपीजी उससे भारी होती है। दूसरी बात है, सीएनजी है वो प्रदूषक मात्रा उसकी कम होती है, क्योंकि कार्बन के जो नंबर है उसमें कम होते हैं, कम प्रदूषक होती है, कम प्रदूषक। दूसरी बात, जो एलपीजी होती है वो इससे ज़्यादा प्रदूषक होती है। अगला है कि जब मान लो कोई दुर्घटना होती है तो जो सीएनजी है ये वायुमंडल में आसानी से समा जाती है, लेकिन एलपीजी आसानी से नहीं समा पाती, इसलिए उसमें आग लगने का खतरा बना रहता है। तो ये आप उत्तर लिख पाओगे। अगला प्रश्न है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ चित्र हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि नर जनन तंत्र में शुक्राणु नलिका है और एक शिश्न दिखाया गया है, और उसके बाद में एक जोड़ी वृषण दिखाए गए हैं। ये मानव में पाया जाता है, नर जनन अंग है। उसके जो ऊपर है वो मूत्राशय है, ऊपर से मूत्रवाहिनी आ रही है 2। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ शो हो रही है, ये आप चित्र के रूप में बना सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ देखिए कि खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार पर नियंत्रण कैसे हम रख सकते हैं, और साथ ही हम समझाएंगे कि सिंचाई किसे कहते हैं। जल सुरक्षित करने वाली 2 विधियों के नाम यहाँ बताने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सिंचाई है, नॉर्मली जो फसल है उसमें जल का देना सिंचाई कहलाती है। सिंचाई की जो जल से संरक्षण के ऊपर आधारित जो 2 विधियाँ हैं प्रेजेंट टाइम में आधुनिक जिसको कहते हैं, पहली तो यहाँ है छिड़काव तंत्र है और दूसरा है ड्रिप तंत्र। तो छिड़काव तंत्र में तो नॉर्मली जैसे फव्वारा सिस्टम होता है वो होता है, और जो ड्रिप तंत्र है उसमें जो पेड़ पौधे हैं उनकी बूंद में जो जड़ है उनमें डायरेक्ट पानी दिया जाता है। इसलिए ये जो विधि है ये जल संरक्षण के ऊपर आधारित है। इससे काफ़ी मात्रा में पानी की बचत होती है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है कि जो खरपतवार है वो क्या होती है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि खेत में कई अनावश्यक पौधे होते हैं, अवांछित पौधे होते हैं जो कि फसल के साथ उग जाते हैं। खरपतवार हटाने की जो क्रिया है उसको हम निराई कहते हैं, और जो खरपतवार की वृद्धि नियंत्रित करने के लिए पहले तो उसको हटाते हैं। कई बार क्या है कि जो खरपतवारनाशी है उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। खरपतवारनाशी जैसे 2,4-D एक बहुत ही अच्छा खरपतवारनाशी है। अगला प्रश्न है हमारे पास, वनोन्मूलन का कारण बताइए और उसके अर्थ बताइए और उसके कारणों का उल्लेख कीजिए। दूसरा है, अथवा में रेड डाटा बुक क्या होती है, किन्हीं 2 संकटापन्न जंतुओं के नाम बताइए। तो देखिए यहाँ हम आपको बता रहे हैं वनोन्मूलन के बारे में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वनोन्मूलन होता क्या है। कि तो जो वनों का विनाश है
उसे ही हम वनोन्मूलन की संज्ञा देते हैं। धीरे धीरे जो वृक्ष कम होते जा रहे हैं वो वनोन्मूलन ही है। उसके बाद में मुख्य जो उद्देश्य है, जैसे कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घर और कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने, ये सारे के सारे कारण हैं इसके। वनोन्मूलन का परिणाम ये है कि इससे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और लगभग ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन यहाँ बन जाएगी। या इसके विपरीत यदि संतुलन बिगड़ेगा तो सूखा भी पड़ सकता है, मरुस्थलीकरण का निर्माण हो सकता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो। ये होता है वनोन्मूलन। उसके बाद में बात करते हैं रेड डाटा बुक की। तो रेड डाटा जो पुस्तक है उसमें सभी संकटापन्न जो जंतु हैं उनका जिक्र किया जा सकता है। जो संकटापन्न जातियां हैं उनको लिखा जाता है। जैसे हमारे जो देश है उसमें मुख्य रूप से जो संकटापन्न जाति है टाइगर है और सिंहपुच्छी बंदर है, ये सारे के सारे मुख्य रूप से इसमें काउंट होते हैं। उसके बाद प्रश्न है 20वां। तो मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड औसत की दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न करता है। इसकी आवृत्ति बतानी है हमको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आवृत्ति का जो सूत्र होता है, आवृत्ति जो होती है वो होता है कंपन प्रति सेकंड। तो यहाँ दे ही रखा है सबसे पहले 500 कंपन प्रति सेकंड करता है, तो इसकी आवृत्ति है वो आ जाएगी 500। उसके बाद में जो आवर्तकाल होता है वो होता है 1/आवृत्ति। तो यहाँ आवृत्ति हमको दे रखी है 500, तो वो आवर्तकाल जो हो जाएगा 1/500 सेकंड। आवर्तकाल को हम सेकंड में नापेंगे। अगला प्रश्न यहाँ है, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं ढोलक जो होती है। ढोलक का जो साइड के किनारे होते हैं वो खाल से बड़े होते हैं, वहाँ से आवाज़ आती है। सितार में तारों से आवाज़ आती है। बांसुरी में जो छेद निकले होते हैं और जो उनमें विभिन्न प्रकार की जो हवा आती है और जाती है उससे आवाज़ आती है श्वास के कंट्रोल से। मजीरा जो होता है उसका पूरा जो अंग ही है, मतलब जो स्टील वगैरह से बने होते हैं उनसे टकराने से आवाज़ आती है। लास्ट का 21 का प्रश्न आएगा ये 100% ऐसे मान के चलिए जल प्रदूषण क्या होता है और वायु प्रदूषण के रोकने के उपाय। तो यहाँ देखिए जल प्रदूषण के बारे में सबसे पहले बात करते हैं जल प्रदूषण की। देखिए जल का जो संगठन है वो यदि हमारे पीने लायक नहीं होता है तो हम ये कहते हैं कि वो जल प्रदूषित हो गया। विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषक है जैसे वाहित मल है, विषैले रसायन है, गाद है, ये सारे जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। जैसे गंगा नदी का एक उदाहरण हम लें तो गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इसमें जो उद्योग कल कारखानों के अपशिष्ट हैं वो रेगुलर डलते रहते हैं तो ये प्रदूषित हो जाती है। उसके बाद में गंगा को साफ कराने के लिए गंगाकारी परियोजना का जो निर्माण है वो किया गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो पोल्यूशन है वो यहाँ हो रहा है। दूसरा जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है यहाँ वायु प्रदूषक क्या होते हैं, प्रदूषक क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्रदूषक की बात कर लेते हैं कि वे सारे के सारे घटक जो वायु में मिलके उसको काम में लेने लायक नहीं छोड़ते उनको प्रदूषक कहते हैं। जैसे कि अधिक मात्रा में निकला हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और धुआं,
ये सारे के सारे प्रदूषक हैं। उसके बाद में फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं भी एक तरीके से प्रदूषक है। इससे विशेष परिस्थितियों में धूमकोरे का निर्माण होता है। जो दिल्ली वाली जो समस्या है, दिल्ली में अधिकांशतः जो धूमकोरा है वो ही बना रहता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। CFC है, रेफ्रिजरेटर वगैरह में काम आता है और ये ओजोन परत का मुख्य रूप से दुश्मन है, क्योंकि ओजोन परत का क्षय करता है, हल्का होता है इसलिए ऊपर जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था विज्ञान का जो पेपर है, विज्ञान का जो पेपर है ये हमने आपको अभी कंप्लीट करवा दिया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोज बनाने के लिए हम जो हमारा चैनल है उसके ऊपर बहुत सारे हम ऐसे वीडियो लाते हैं जिनको देख के आपको निश्चय ही फ़ायदा होगा। हमने इससे पहले भी मॉडल पेपर डाल रखे हैं, उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।